जिन जिन संत गुरु महापुरुषों ने बहुजन समाज के उत्थान के लिए काम किया है, वे सभी संत गुरु महापुरुष मुख्यतः समाज क्रांति के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज और इन सारे संत गुरु महापुरुषों के जो कार्य है उसको संविधानबद्ध करने वाले परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इन सभी संत गुरु महापुरुषों को अभिवादन करते हुए आज के इस मेडिकल एडमिशन गाइडेंस प्रोग्राम में जिस प्रोसेस के साथ में हम जाने वाले हैं, तो उस प्रोसेस वाइज प्रोग्राम में आज के हमारे बीच में मौजूद चीफ गेस्ट हमारे प्रोग्राम के डॉक्टर BS गेडाम सर, जिन्होंने अभी तक GMC में प्रैक्टिस की है, HOD करके सर्जरी डिपार्टमेंट के रहे हैं सर GMC में। और अभी जितने भी मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, तो ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जो डीन है, तो मोस्ट ऑफ डीन जो है वो सर के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ में सर का स्वागत करेंगे और सर के गाइडेंस में हम आगे बढ़ेंगे, आगे का प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच में और मौजूद हमारे बानाई के वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर अजय सावरकर सर, जो आज इस प्रोग्राम के प्रेसिडेंट हैं। हमारे बीच में मौजूद डॉक्टर बागड़े सर, जिन्होंने कहा कि मैं पीछे बैठकर ही प्रोग्राम को सुनूंगा, बेसिकली वे भी हमारे गेस्ट हैं। साथ ही साथ हमारे बीच में मौजूद डॉक्टर सिद्धांत भरने सर, जो पूरी तरीके से ऑल इंडिया प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे। हमारे बीच में मौजूद थोड़ी देर में रहने वाले हैं मिस्टर दीपक शिंदे सर, जो अब्रॉड एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग गाइड करेंगे। और हमारे साथ में हमारे मार्गदर्शक जो हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, इंजीनियर नाकले सर, और सभी इस प्रोग्राम में उपस्थित स्टूडेंट, पेरेंट्स, बानाई के सारे साथी। आज मेरे ऊपर में जो जिम्मेदारी है कि स्टेट एडमिशन प्रोसेस जो है, स्टेट का एडमिशन प्रोसेस उसको एक्सप्लेन करना, ये एक बेसिक जिम्मेदारी मेरे ऊपर में है, जिसमें सबसे पहले तो मैं PPT के साथ में हम जाना चाहेंगे। ये जो स्टेट का एडमिशन प्रोसेस है, तो स्टेट का एडमिशन प्रोसेस जो हैंडल करता है वो CET सेल महाराष्ट्र, ठीक है ना। CET सेल जो महाराष्ट्र का CET सेल है, तो ये CET सेल स्टेट का एडमिशन प्रोसेस हैंडल करता है। तो ये जो CET सेल है, बेसिकली जितनी भी महाराष्ट्र के अंदर की प्रोसेसेस है, एडमिशन प्रोसेस, ये सारी एडमिशन प्रोसेस जो है ये स्टेट CET सेल महाराष्ट्र ये हैंडल करता है, ठीक है। और आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है इस वेबसाइट के ऊपर में www.mahacet.org। एक बार आप नोट डाउन करके रख दीजिए इसको। आपको जो भी रजिस्ट्रेशन करना है, आपको इस वेबसाइट के ऊपर में जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है ना। ये जितनी भी एडमिशन प्रोसेस है महाराष्ट्र की, ऑल एडमिशन प्रोसेस यही सेल जो है ये हैंडल करता है राइट नाउ। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, तो इस तरीके से एडमिशन प्रोसेस वाला अगर आप वेबसाइट के ऊपर में जाएंगे, तो इस तरीके से आपका जो है ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा, इस तरीके से आपका विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ब्राउजर ओपन होगा, तो ब्राउजर में आप जाएंगे, ये CET सेल का ब्राउजर है। अब CET सेल के आप ब्राउजर में जाएंगे तो आपको दो चीजें वहां पर दिखेगी, दो चीजें। एक तो दिखेगा आपको CET, जिसमें आपको एंट्रेंस CET के रिगार्डिंग दिखेगा, सेकंड दिखेगा आपको एडमिशन, ठीक है ना। ऐसे दो आपको टैब दिखेंगे, दो आपको बटन दिखेगी। तो आपको एडमिशन वाले बटन में जाना है, ठीक है ना। एडमिशन 2023-24, ठीक है। एडमिशन 2023-24 वाले आपको इसको जाना है। इसके बाद में नेक्स्ट, तो इसमें जाने के बाद में आपको राइट हैंड साइड पे मोस्ट ऑफ समय जो राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड पे अंडर ग्रेजुएट वाला आपको प्रोग्राम दिखेगा, अंडर ग्रेजुएट वाला प्रोग्राम। तो अंडर ग्रेजुएट वाले प्रोग्राम में आपको यहाँ पे नीट UG दिखेगा, ठीक है ना, नीट UG। तो ये नीट UG जहाँ पे है उसको आपको क्लिक करना है, नीट UG। और ये जो नीट UG वाला प्रोसेस है, यहाँ से आपका एडमिशन प्रोसेस जो है ये स्टार्ट हो जाएगा, नीट UG। तो ये अभी लाइव नहीं है, राइट नाउ अभी लाइव नहीं है, ठीक है। अभी जैसे इसका शेड्यूल आ जाएगा तो मैं सारा डिटेल में बता दूंगा। जैसे इसका शेड्यूल आएगा तो ये लाइव हो जाएगा।
तो नीट यूजी में जाकर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, अच्छा, तो इस तरीके से ये टेंटेटिव शेड्यूल रहेगा आपका। टेंटेटिव शेड्यूल, सबसे पहले तो आपका डिक्लेरेशन होगा। नीट का जो रिजल्ट है 2023 का अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। हुआ है क्या? हाँ, तो अभी सबसे पहले तो आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। अब रिजल्ट डिक्लेरेशन होने के बाद में, रिजल्ट जब डिक्लेयर होगा उसके बाद में आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले होगा आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, हम उसको भी डीप में जाएंगे। उसके बाद में है आपका यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद में उसमें पेमेंट प्रोसेस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। पेमेंट गेटवे रहेगा, कितना पेमेंट करना है, कितने फीस के लिए, कौन से कॉलेज के लिए कितना पेमेंट करना है, ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में पेमेंट गेटवे रहेगा। अब पेमेंट गेटवे के बाद में आपका पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, तो सबसे पहले आएगी आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। पहले आएगी आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ओके। आप जो भी रजिस्ट्रेशन करोगे उसके बेस पर आपकी पहले बनेगी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ओके। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने के बाद में फिर आपको कुछ समय मिलेगा, 2 डेज का, 2 और 3 डेज। अगर आपको आपके मेरिट लिस्ट में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, अगर किसी को लग रहा है किसी की वैलिडिटी सबमिशन नहीं हुआ है जिसके वजह से वो ओपन में चला गया, ठीक है, और भी किसी की कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट नहीं हुई है तो ओपन में चला गया, या फिर कुछ दिक्कत हुई है, ठीक है, तो इसके लिए आपको 2 दिन का ग्रीवेंस वाला समय मिलेगा, ठीक है। ये हो सकता है कि कोई बच्चा ओपन में चला जाए, मेरिट लिस्ट में वो पीछे में आ जाए, हो सकता है किसी के मार्क्स कम आ जाए, ठीक है, मेरिट लिस्ट में वो पीछे में आ जाए, तो पहले लगेगा आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ओके। फिर उसके बाद में ग्रीवेंसेस होंगे उसमें। अब ग्रीवेंसेस में अगर किसी को ऑब्जेक्शन होगा तो ऑब्जेक्शन ले पाएगा बच्चा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑब्जेक्शंस कंप्लीट होने के बाद में फिर आएगी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट, ओके, आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट। तो फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद में एडमिशन प्रोसेस जो शुरू हो जाएगी वो शुरू हो जाएगी आपके फाइनल मेरिट लिस्ट के बेस पर, ठीक है ना। तो फाइनल मेरिट लिस्ट, और फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद में फिर आपको है ऑनलाइन प्रेफरेंस चॉइसेस फिलिंग। इसके बाद में आपको चॉइसेस फिलिंग करनी पड़ती है, यानी आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो उसमें ऑप्शन फॉर्म में आपका कैप 1 राउंड आएगा, कैप 2 राउंड आएगा, हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, ओके। ये प्रोसेस है। अब ये आपका चॉइसेस फिलिंग होने के बाद में उसके बाद में आपको जो भी कोर्सेस अलॉट होंगे तो कोर्स आपको अलॉट हो जाएगा। उसमें कैप राउंड 1 आएगा, कैप राउंड 2 आएगा, तो हर राउंड का डिफरेंट प्रोसेस है, ठीक है। अगर आपको फ्रीज करना है तो आप फ्रीज कर सकते हो, ठीक है। आपको प्रोसेस में जो है वो सीट को लेना है तो आप सीट ले सकते हो, अगर नहीं लेना है, अगर हायर के लिए जाना है तो आप कैसा करोगे इसके बाद में हम देखेंगे, ओके। तो इस तरीके से सारी प्रोसेस रहेगी। अब हम 1 बाय 1 प्रोसेस में चले जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो इसमें जो है इसके बाद वाले जो प्रोसेस में हम जाएंगे, तो ये रजिस्ट्रेशन वाला जो प्रोसेस है इस तरीके से आपको विंडो दिखेगा रजिस्ट्रेशन वाला। तो ये रजिस्ट्रेशन वाला विंडो ऐसा रहेगा। तो इसमें बेसिकली साइन इन आया है ना, यहाँ पे साइन इन आया है, तो ये एक्चुअली आफ्टर रजिस्ट्रेशन वाला है। हाँ, तो अभी वाला जो विंडो शो हो रहा है तो उस तरीके से मैंने अभी इसको लिया है। बट यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आएगा, ओके, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आएगा। तो जहाँ पे रजिस्ट्रेशन आएगा तो आपको पहले तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करनी है, एंटायर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करनी है। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या क्या करना है आपको, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपके सारे डिटेल्स उसमें ऐड करने हैं, सारे जो भी डिटेल्स, जो भी टैग उसमें रहेगी, तो आपको सारे जितने भी डिटेल्स है डिटेल्स उसमें ऐड करने हैं, ठीक है। और इस साइड में जो है राइट हैंड साइड पे जो नोटिफिकेशन वाला कॉलम है, नोटिफिकेशन वाला, तो नोटिफिकेशन में आपको सारी चीजें दिखाई देगी। तो नोटिफिकेशन में क्या रहेगा, लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना हुआ, ठीक है, कट ऑफ कितना हुआ, तो लास्ट ईयर का कट ऑफ आपको इसमें आ जाएगा, नोटिफिकेशन में दिखेगा, फ्री में ही आ जाएगा। अच्छा, सीट मैट्रिक्स कितनी है, कितनी सीट्स है, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको नोटिफिकेशन में दिखाई देगी, ओके, सारी चीजें नोटिफिकेशन में आएगी। अगर हम अभी के हिसाब से देखते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर में टोटल 29 गवर्नमेंट कॉलेजेस है। कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस, 29 गवर्नमेंट कॉलेजेस, ओके। अब ये 29 गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर में 4750 सीट्स है,
4750 ओके, इतनी गवर्नमेंट सीट्स है। ओके, उसके बाद में आता है प्राइवेट वाले कॉलेजेस। ओके, तो प्राइवेट वाले कॉलेजेस में भी कुछ सीटें उसको गवर्नमेंट को सरेंडर करनी पड़ती है, जिसके बेस पे जो भी कैटेगरी वाले बच्चे रहेंगे उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। ओके, तो प्राइवेट जो कॉलेजेस है, तो प्राइवेट कॉलेजेस में है 2870 सीट्स, 2870 सीट। महाराष्ट्र के अंदर में जितने भी प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पर 2870 सीट्स है। ओके, अब मैं बीडीएस के बारे में ज़्यादा कुछ बताऊँगा नहीं। बीडीएस में प्राइवेट में बहुत ज़्यादा सीट है, गवर्नमेंट में बहुत कम सीट है। गवर्नमेंट में 395, गवर्नमेंट में 395 करीबन सीट है, तो बीडीएस में गवर्नमेंट में बहुत कम सीट है। ओके, उसके बाद में बीएमएस में कुछ डिफरेंट सीट है, बीएमएस के बारे में हम बाद में जाएंगे। ठीक है, अभी हम कंप्लीट करते हैं पहले एमबीबीएस वाला सीट पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो इस तरीके से आपको विंडो ओपन हो जाएगा। ये विंडो पे आपको जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको कंप्लीट करनी है इस विंडो के ऊपर में सब में। हाँ, अभी ये जो कोर्सेस है, अब ये कोर्सेस में आपका जो है अगर स्टूडेंट जो है ओपन कैटेगरी वाला बच्चा है, ठीक है, ओपन कैटेगरी वाला बच्चा है, तो उसको एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, यूएमएस, बीएचएमएस, ठीक है, ये सारे कोर्सेज के लिए जो ओपन कैटेगरी वाला बच्चा है तो उसका पीसीबी रहना चाहिए 150 मार्क्स, मतलब कितना 50%। ये क्राइटेरिया है। हाँ, ये क्राइटेरिया है, उसका 50% रहना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में। ओके, अगर बच्चा ये कैटेगरी वाला बच्चा है, ठीक है, एससी, एसटी, ओबीसी, बीजेएमटी वाला अगर ये बच्चा है तो उसका लास्ट ईयर वाला था 40%, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में मिलाकर उसके टोटल मार्क्स रहने चाहिए 120। ये लास्ट ईयर का था, लास्ट ईयर का। ओके, हम अभी जो बात कर रहे हैं लास्ट ईयर के बेस पे बात कर रहे हैं। इस साल का क्राइटेरिया 135, ठीक है, 120 का क्राइटेरिया नहीं रहेगा, 135 का क्राइटेरिया 100% जाएगा। ओके, अब इसमें अगर कोई बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो ठीक है, तो कैटेगरी वाले इसमें आ जाएगा, और अगर ओपन में अगर बच्चा है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसको जाएगा 45%, मतलब वो 135। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। चलिए, ठीक है ना, ये क्लियर है ना? क्लियर है इसके प्रीवियस वाला? हाँ, नाउ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। अब यहाँ पर जो है ऑनलाइन हमें जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, इसके प्री में हमने विंडो देखा था, जो विंडो आपका ओपन हुआ था www.mahacp.org, इस पर क्लिक करेंगे आप। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा, आप रजिस्ट्रेशन करोगे, अपने डिटेल्स वहाँ पर ऐड करोगे, ठीक है, जो भी आपका नाम है, ठीक है, जितने भी आपके डिटेल्स उसने डिमांड किया है, डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, कास्ट है, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर दोगे। अब ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद में फिर आपको आपके कॉन्टैक्ट नंबर भी उसमें ऐड करने हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर वही ऐड करना है क्योंकि उसी के ऊपर में आपके इसके बाद में सारे मैसेजेस आने वाले हैं, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट नंबर, एक प्रॉपर आपको कॉन्टैक्ट नंबर और प्रॉपर मेल आईडी आपको ऐड करना है। तो जो आप कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करेंगे तो उसी कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर में आपका ओटीपी आ जाएगा, ठीक है। अब ओटीपी आएगा और ओटीपी आने के बाद में फिर आप ओटीपी ऐड कर दोगे, उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रोसेस कंप्लीट होके स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और भी उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन फिलिंग रहेगा तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है, जितनी भी इंफॉर्मेशन जिसमें जो भी डिटेल्स आपको एड्रेसेस ऑल सारी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है, इनकम क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है, ठीक है। उसके बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में फॉर्म है, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। उसके बाद में जितनी भी एंट्रीज है आपको फिल करने के बाद में फिर आपको एंड में आएगा डिक्लेरेशन, ठीक है, डिक्लेरेशन वाला कॉलम आएगा। तो डिक्लेरेशन के इसमें कुछ डिक्लेरेशन मांगता है वो आपसे कि मैं ये कमिटमेंट करने वाला हूँ, वो जो भी है आपके कमिटमेंट होने वाले हैं, तो वो सारे डिक्लेरेशन आपको टिक करना है डिक्लेरेशन के ऊपर में। अब डिक्लेरेशन को आपने टिक कर दिया कि उसके बाद में आपको फाइनली जो पासवर्ड रहेगा तो आपको पासवर्ड सेट करना है आपका, डिक्लेरेशन एंड देन पासवर्ड, ओके।
तो ये पासवर्ड आपको 2 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। पासवर्ड आपने ऐड करने के बाद में आपको सबमिट करना है। जो भी आपने इंफॉर्मेशन फिल कर दी उसको सबमिट करना है। अब सबमिट करने के बाद में आपका जो भी है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने फिल की है वो आपकी सबमिट हो जाएगी। ठीक है, जो भी आपको चेंजेस करने हैं सबमिट करने के प्री में ही आपको चेंजेस करने हैं। सबमिट करने के प्री में ही आपको चेंजेस करने हैं। ठीक है, अगर आपने एक बार सबमिशन कर दिया उसके बाद में आपके चेंजेस नहीं होंगे, तो सारी इंफॉर्मेशन एक बार आपको चेक करनी है। चेक करने के बाद में ही आपको सबमिट करना है। ठीक है, चेंजेस का कोई भी प्रोविजन नहीं है। लास्ट ईयर नहीं था, आई डोंट नो इस साल क्या होगा, तो अभी जब प्रोसेस आएगा तब हम बता पाएंगे। ठीक है, बट लास्ट ईयर कोई प्रोविजन नहीं था। आई थिंक इस साल भी कोई प्रोविजन नहीं रहेगा। तो आपको जो भी है, जो भी करना है, जो भी ऐड करना है प्री में ही ऐड करना है, उसके बाद में आपको एडिशन नहीं करनी है। ठीक है सर, नेक्स्ट। अच्छा, अभी आपका फॉर्म सबमिट हो गया है ना। अब आपको कौन से प्रोसेस के लिए जाना है उसके हिसाब से ये आपका फीस स्ट्रक्चर है। कौन से इसके लिए जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS के लिए जाना है। ठीक है, स्टेट कोटा के लिए जाना है तो आपको 1000 रुपीज फीस है। ठीक है, स्टेट कोटा के लिए जाना है। ओके, अभी आपको बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, ये सारे कोर्सेज को जाना है। BSc नर्सिंग को जाना है तो आपको भी 1000 रुपीज फीस है। ठीक है, 1000 रुपीज फीस है। अब सेकंड है कि अगर आपको इंस्टीट्यूट लेवल का, मतलब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के कोटा में जाना है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के कोटा में। ठीक है, ओनली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं कि उनको लगता है कि सर 400 का स्कोर आ गया तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, तो प्राइवेट कॉलेज में ही अगर जाना है तो उसको 5000 रुपीज फीस पे करना है। ओके, अगर उसको प्राइवेट कॉलेज में भी जाना है, गवर्नमेंट कॉलेज में भी जाना है, दोनों कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, अगर उसको उस प्रोसेस में जाना है तो उसको फीस पे कितना पे करना है, 6000 रुपीज। ओके, मोस्ट ऑफ बच्चे जो है वो 6000 रुपीज फीस पे करके ही आगे जाते हैं। तो आप 6000 रुपीज फीस पे कर सकते हो। जिसको 500 के ऊपर में आ गए तो उसको 6000 पे करने की जरूरत नहीं है। 500 के अबव में अगर वो कैटेगरी वाला बच्चा है तो। ठीक है, कैटेगरी वाला अगर बच्चा है और अगर उसका 500 के अबव में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 1000 वाला फीस लेकर भी आप जा सकते हो आगे में। ओके, तो इस तरीके से ये फीस आपको पे करनी है वहां पर। तो फीस पे करनी है तो आपका फॉर्म सबमिट होने के बाद में, ठीक है, आपका फॉर्म सबमिट होने के बाद में वहां पर आपका एक गेटवे आ जाएगा, फीस का गेटवे आएगा। तो फीस का गेटवे आएगा तो फीस का गेटवे सिलेक्ट करने के बाद में आपको ऑनलाइन फीस पे करनी है। ऑनलाइन आपकी फीस पे करने के बाद में आपका अगेन एक सबमिशन हो जाएगा। ठीक है, फीस का सबमिशन हो जाएगा, वो करना जरूरी है आपको प्रोसेस के लिए। ओके, तो फीस का पेमेंट हो गया। फीस का पेमेंट होने के बाद में, इसके बाद में नेक्स्ट, पेमेंट होने के बाद में फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अब कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आप देख लीजिए। इसमें सबसे पहले तो है आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, जो नीट का आपको एडमिट कार्ड आया होगा नीट का, तो नीट का एडमिट कार्ड आपको अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद में आपका मार्कशीट, मैंने एक ही उसमें लिखा है बट एडमिट कार्ड सेपरेटली आपको अपलोड करना है, मार्कशीट आपको सेपरेटली अपलोड करना है। ठीक है ना, नीट का जो मार्कशीट आएगा उसको भी अपलोड करना है। उसके बाद में आया आपका नेशनलिटी सर्टिफिकेट। ओके, तो ये नेशनलिटी सर्टिफिकेट जो है ये आपके एसडीएम के द्वारा निकाला हुआ नेशनलिटी सर्टिफिकेट रहना चाहिए। तो ये आपको नेशनलिटी सर्टिफिकेट आपको इसमें अपलोड करना है। अगर किसी के पास में नेशनलिटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नेशनलिटी सर्टिफिकेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट के साथ में ही नेशनलिटी एज एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन के आता है। अगर किसी के पास में नहीं है तो लिविंग सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो, बट लिविंग पर लिखा रहना चाहिए कंट्री इंडिया। ठीक है ना, ये मेंशन रहना चाहिए, नेशनलिटी इंडियन मेंशन रहना चाहिए। ओके, अगर नेशनलिटी इंडियन मेंशन है तो आप लिविंग सर्टिफिकेट को भी अपलोड कर सकते हो। उसके बाद में आ गया आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट।
अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको ये भी अपलोड करना है कि आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट हो या नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 टाइप के कोटा होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज जो भी है, तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर में 15% जो सीट है वो ऑल इंडिया प्रोसेस में चली जाएगी और 85% जो सीट है वो महाराष्ट्र के स्टेट प्रोसेस में रहेगी। तो आपको 85% सीट में अगर आना है तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। ओके, अब इसके बाद में आपका एसएससी का मार्कशीट, ठीक है, उसके बाद में आपका एसएससी का बोर्ड सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है बोर्ड सर्टिफिकेट में, ठीक है। एसएससी का जो बोर्ड सर्टिफिकेट है उसके ऊपर में आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है, वो भी आपको अपलोड करना पड़ता है उसमें। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, या तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट ये अपलोड करना पड़ता है। ओके, तो बर्थ सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा, या फिर आपका ये जो है मार्कशीट के ऊपर में डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है, सॉरी मार्कशीट नहीं, बोर्ड सर्टिफिकेट के ऊपर। ओके, उसके बाद में आपका एचएससी का मार्कशीट, ओके, तो एचएससी का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। तो ये सारी चीजें आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद में आपको आधार कार्ड अपलोड करना है, आधार कार्ड। अब आधार कार्ड के बाद में आया है आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, अनेक्स योर एच। तो ये जो भी फॉर्मेट है, जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है, तो उसको मैं अनेक्स योर एच जो है वो भिजवा दूंगा। उसके ऊपर में कुछ आपके नाम वगैरह ऐड करके फॉर्मेट है, जो भी मेडिकल प्रैक्टिसर है तो उसके पास के उनके लेटर हेड पे लेना है आपको, उनके लेटर हेड पे, उनका जो होता है ना लेटर हेड, तो उनके लेटर हेड के ऊपर में आपको लेना है। ऐसा नहीं कि आपने एच उसमें फिल करवा दिया और उस पर स्टैम्प लगा दिया। बेसिकली उन्होंने मेंशन किया है उसके अंदर में कि उनके लेटर हेड पे रहना चाहिए, तो उसका प्रिंट आउट उनके लेटर हेड पे निकाल लीजिए, जो भी जेरॉक्स कॉपी निकालना है उसके ऊपर में आप निकाल सकते हो। ओके, देन आपका रिजर्वेशन वाला जो कैंडिडेट है तो उसको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट उसके बाद में है, कास्ट सर्टिफिकेट में कास्ट वैलिडिटी भी लगेगा, कंपलसरी। अगर आपको रिजर्वेशन वाली अगर सीट में जाना है तो आपको वैलिडिटी कंपलसरी है। अगर आपने वैलिडिटी नहीं लगा दिया, ठीक है, तो आपको रिजर्वेशन वाली सीट नहीं मिलेगी, आप सीधा ओपन में चले जाओगे, तो आपको कास्ट वैलिडिटी ये कंपलसरी है। उसके बाद में हो गया, अगर कैंडिडेट ओबीसी कैंडिडेट है, बीजेएनटी है, ओबीसी कैंडिडेट है, तो उनको क्रिमिनल लगेगा, ठीक है। बीजेएनटी ओबीसी इन कैंडिडेट को जो है ये क्रिमिनल लगेगा, एसबीसी इनको भी क्रिमिनल लगेगा, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस वाले जो भी बच्चे आते हैं, तो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को जो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट रहता है तो ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट लगेगा, उनके लिए भी 10% रिजर्वेशन है, ठीक है। ओके ना, क्लियर है इसमें डॉक्यूमेंट्स? हाँ, अब ये सारी चीजें अपलोड हो गई। सारी चीजें अपलोड होने के बाद में मैंने बोला था इसके प्रीवियस में कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। अपलोड होने के बाद में आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। अब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने के बाद में ग्रीवेंस के 2 से 3 दिन लिए जाएंगे, कभी बढ़ भी जाते हैं। ग्रीवेंस से पकड़ के चलिए 2 दिन या 3 दिन ग्रीवेंस के लिए। अब ग्रीवेंस होने के बाद में फिर आपकी फाइनल स्टेट लेवल की मेरिट लिस्ट आ जाएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट। अब ये फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद में फिर जो आपका ऑप्शन फॉर्म फिलिंग का शेड्यूल है वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो एक साथ में पूरा शेड्यूल अपलोड नहीं होता है, पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, फिर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, फिर मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, ये सारा आपका शेड्यूल अपलोड हो जाता है। इसके बाद में आपका फाइनल शेड्यूल अपलोड हो जाएगा वेबसाइट के ऊपर ही, ओके। अब फाइनल शेड्यूल अपलोड होने के बाद में फिर आपका मेन प्रोसेस आता है, ये मेन प्रोसेस। फिर आपका मेन प्रोसेस आता है, कौन सा प्रोसेस आता है? ऑनलाइन प्रेफरेंस फिलिंग, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग, ठीक है। फिर आपको ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म फिल करने हैं। अब ये जो प्रोसेस है, ये क्या प्रोसेस? सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, जो ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है ये कंप्यूटराइज प्रोसेस है, कहीं पे फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ही सारे ऑप्शन फॉर्म आपको फिल करने हैं। अब ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म फिल करने हैं तो सबसे पहले तो आपका आएगा राउंड 1, ठीक है। राउंड 1 में सारे ऑप्शंस ओपन रहेंगे, आपको जितने ऑप्शंस फिल करने हैं उतने ऑप्शंस आप फिल कर सकते हो, ठीक है। अब हर किसी के लिए अलग अलग राउंड रहेगा, इसके बाद में मैं बताऊंगा कौन सा राउंड रहेगा।
ठीक है, ए टाइप, बी टाइप और सी टाइप, ऐसे मैंने इसको डिवाइड करके रखा है, तो मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो आप पहले समझ जाइए कि इसमें राउंड 1, राउंड 2 और उसके बाद में मॉपअप राउंड आ जाएगा, उसका शेड्यूल बाद में आ जाएगा मॉपअप राउंड का। सबसे पहले तो आपका शेड्यूल आएगा राउंड 1 और राउंड 2 का शेड्यूल, ठीक है। अब इसमें प्रेफरेंसेस फिल करते समय पे जितने भी प्रेफरेंसेस आपको डालने हैं राउंड 1 में, तो आप मैक्स टू मैक्स प्रेफरेंसेस आप इसमें राउंड 1 में डाल सकते हो। मैक्सिमम जितने चाहिए आपको उतने प्रेफरेंसेस आप राउंड 1 में ऐड कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में अगर आपको राउंड 1 में सीट नहीं मिली तो आप राउंड 2 के लिए जा सकते हो। अगर सीट मिली तो अगर आपको लगता है कि सीट बेटर है तो आप सीट ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सीट नहीं मिली तो आप जो है रिटेंशन फॉर्म आपको फिल नहीं करना है। अगर आपने रिटेंशन फॉर्म फिल कर लिया तो इसका मतलब आपने सीट को एक्सेप्ट कर लिया। एक बार आपने सीट को एक्सेप्ट कर लिया तो सीट आपको अलॉट होगी, ठीक है। तो उसके लिए कुछ प्रोसेस है, इसके बाद में हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, ये अभी हमारा कैप राउंड 1 प्रोसेस। अब कैप राउंड 1 में जो है तो इसमें क्या है कि अगर कैंडिडेट को राउंड 1 में जो भी सीट अलॉट हुई है, जो भी सीट मिली है उसको, तो सीट अलॉट होने के बाद में अगर उसको लगता है कि आई एम सेटिस्फाइड, मुझे जो सीट मिली है ओके है सीट, मैं उस सीट के साथ में जाना चाहता हूँ, तो उस सीट के साथ में जा सकता है। अगर उसको उस सीट के साथ में जाना है तो उसको स्टेटस रिटेंशन फॉर्म इसको फिल करना है, रिटेंशन फॉर्म को फिल करना है। रिटेंशन फॉर्म को फिल करने के बाद में उसको रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज में जाना है, ठीक है। रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज में जाना है। अब वो रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज में चला जाएगा, अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेगा और स्टेटस रिटेंशन कर लेगा, उसकी वो कैप की सीट हो जाएगी, ठीक है। जिसको लगता है कि मुझे ये कैप की सीट नहीं लेनी है, मुझे सेकंड राउंड में जाना है, तो उसको रिटेंशन फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने आप वो सेकंड राउंड में चला जाएगा, ठीक है। अपने आप सेकंड राउंड में चला जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपने आप सेकंड राउंड में चला जाएगा, ठीक है। अब सेकंड राउंड में जाने के बाद में अलग से कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, वही रजिस्ट्रेशन रहेगा जो आपने प्रीवियस में किया था। खाली आपको ऑप्शन फॉर्म फ्रेशली फिलअप करने हैं। अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है तो आपको ऑप्शन फॉर्म जो है वो फ्रेश फिलअप करने हैं, ठीक है ना। अगर कोई ऑप्शन नहीं मिला तो आपको फॉर्म जो है वो फ्रेश फिल करना है। तो इसमें आप प्राइवेट कॉलेजेस भी डाल सकते हो, आपको लगता है गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐड करने हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस भी ऐड कर सकते हो। आपके ऊपर में डिपेंड है आपको किस तरीके से कौन से कॉलेजेस उसमें ऐड करने हैं, ओके। अब यही राउंड 2 वाला प्रोसेस। अगर राउंड 2 के अंदर में आपको कोई कॉलेज मिलता है तो राउंड 2 में कॉलेज मिलने के बाद में आपको जो है राउंड 2 में कॉलेज मिलने के बाद में उस कॉलेज को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं कर लिया तो आप फिर मॉकअप में चले जाओगे, ठीक है। तो आपको एक्सेप्ट करना है क्योंकि इसमें 2 ही राउंड है, राउंड 1 राउंड 2, ठीक है। बहुत ध्यान से समझ जाओ थोड़ा सा एक चीज को। इसी चक्कर में बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाते हैं, उनको लगता है कि सर इसके बाद में मैं मॉकअप में चला जाऊंगा, ठीक है। मॉकअप में बहुत ज़्यादा सीट नहीं बचती, ठीक है। जो भी सीटें बचेगी उसके लिए मॉकअप राउंड होंगे। अब मोस्ट ऑफ जो है मॉकअप राउंड वो प्राइवेट कॉलेज के लिए बहुत इफेक्टिव है मॉकअप राउंड, ठीक है। बट इसमें जो है कैप 1 ले लिया आपने, कैप 2 ले लिया, ठीक है। कैप 1 हो गया, अगर कैप 1 में आपको कॉलेज मिला तो ओके, नहीं मिला तो सेकंड कैप में अगर आपको कॉलेज मिल गया तो आपको ले लेना है, ठीक है। उसको सिलेक्ट कर लीजिए, उसको छोड़िए मत सीट, फिर उसके बाद में नहीं मिलती। आप सोचेंगे कि सर मैं मॉपअप में चला जाऊंगा और अच्छी सीट मिल जाएगी, नहीं मिलती सीट मॉपअप में। मॉपअप में जो है मोस्ट ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस की सीट मिल जाएगी, फिर उसमें भी बहुत ज़्यादा इश्यूज खड़े हो जाते हैं, तो उस इश्यूज के समय में कोई साथ में खड़ा नहीं रहता, ये फैक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका राउंड 2, ओके। अब राउंड 2 के बाद में होता है आपका मॉपअप राउंड। इसमें एक आई थिंक एक मेरी पीपीटी बच गई जिसमें पोर्शन ए, पोर्शन बी यानी पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी है, जिसमें एमबीबीएस और बीडीएस इसका ऑप्शन फॉर्म सेपरेट फील होता है। एमबीबीएस और बीडीएस का ऑप्शन फॉर्म सेपरेट फील होता है, तो एमबीबीएस के साथ में आप बीडीएस के कॉलेजेस ऐड कर सकते हो,
ठीक है। उसके बाद में जो आपके BAMS है, BHMS है, BUMS है, ठीक है, तो इनके लिए आपको सेपरेट ऑप्शन फॉर्म मिलता है, वो पार्ट बी में चला जाएगा। आई थिंक तो PPT में होगा, तो वो सेकंड इसमें चला जाएगा, पार्ट इसमें चला जाएगा। और उसके बाद में आपका थर्ड इसमें जो आ जाएगा, तो थर्ड इसमें आपके जितने भी पैरामेडिकल वाली सीट्स है, तो उसमें आपके पैरामेडिकल वाले कॉलेजेस आ जाएंगे इसमें। हाँ, ठीक। इसमें आपको सारे डिटेल में था उसमें कि ए में आपका ए में आपका BDS और MBBS, बी टाइप में जो सेकंड ऑप्शन फॉर्म आएगा उसमें BAMS, BUMS, BHMS, ठीक है, इसके लिए आपका सेपरेट ऑप्शन फॉर्म आएगा। उसके बाद में जितने भी पैरामेडिकल के कोर्सेस रहेंगे उसके लिए सेपरेट ऑप्शन फॉर्म आएगा, ठीक है। उसके बाद में BSc नर्सिंग का प्रोसेस भी इसी में से होता था लास्ट ईयर तक, इस साल भी इसी में से होगा, ठीक है। अभी कुछ चल रहा है उसका BSc नर्सिंग का प्रोसेस, कुछ दूसरे इसमें से हो सकता है, तो उसके लिए डिफरेंट कट ऑफ आता है, डिफरेंट कट ऑफ आता है उसके लिए, तो उसके लिए डेडलाइन भी जो है वो डिफरेंट डेडलाइन आएगी, वो डिफरेंट आएगा। तो कहने का मतलब है कि इसमें पार्ट 1 ऑप्शन फॉर्म के लिए पार्ट A, ऑप्शन फॉर्म के लिए पार्ट B और C, ऐसे 3 पार्ट में आप ऑप्शन फॉर्म फिल कर सकते हो। जिस बच्चों को लगता है कि उसको सिर्फ MBBS सीट ही चाहिए तो A के साथ में जाएगा, सिर्फ वो MBBS और BDS का ऑप्शन फॉर्म फिल करेगा। कुछ बच्चों को लगता है कि मुझे MBBS नहीं मिल सकता है, मुझे BMS के लिए भी जाना है, तो MBBS वाला भी फिल करेगा और BMS वाले के साथ में भी, BHMS वाले के साथ में भी जा सकता है। हाँ 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 सर, या क्वेश्चन आन्सरमध्ये जाऊ आपण ह्याच्यामध्ये। प्रायव्हेटला पण तरी मी तुम्हाला सांगून देतो की प्रायव्हेट कॉलेजेसमध्ये रिझर्वेशन आहे, हां, ज्याला आपण गव्हर्नमेंट ॲडेड सीट असं म्हणतो, ॲडेड सीट। तर ही जे गव्हर्नमेंट सीट आहे, तर या गव्हर्नमेंटला यांना प्रायव्हेट कॉलेजेसला काही सीट सरेंडर करावे लागतात, द्यावे लागतात। तर या गव्हर्नमेंटला ज्या सीट सरेंडर करतात त्या सीटमध्ये आपल्याला स्कॉलरशिप मिळते, त्या सीटमध्ये आपण जर ओपनमध्ये ॲडमिशन घेतली तर आपल्याला स्कॉलरशिप मिळणार नाही। क्लियर आहे, हा क्लियर। SC, ST, VJNT, OBC पण, OBC ला 50% कॅन्डिडेटला स्कॉलरशिप मिळेल, पण तुम्हाला अगेन्स्ट रिझर्वेशन वाली जी सीट आहे ती सीट तुम्हाला घ्यावी लागेल। जर तुम्ही ओपनची सीट घेतली तर तुम्हाला स्कॉलरशिप मिळणार नाही। इन्कम त्याच्यामध्ये जो क्रायटेरिया आहे सोशल वेलफेअरचा क्रायटेरिया, त्याच्यामध्ये 2.5 लाखाचा क्रायटेरिया आहे सोशल वेलफेअर। यस, मग स्कॉलरशिप मिळणार नाही, मग फ्रीशिप मिळेल। फ्रीशिप त्याच्यामध्ये 2 क्रायटेरिया आहेत, एक तर स्कॉलरशिप आणि दुसरा फ्रीशिप। जर तुमचं इन्कम लिमिट 2.5 लाखापर्यंत आहे तर तुम्ही स्कॉलरशिपला क्लेम करू शकता, अदरवाईज मग तुम्ही फ्रीशिपला क्लेम करू शकता, काही डिफरन्स नाही राहत। बेसिकली काय की याच्यामध्ये जी फीज आहे, जसं एक मेडिकल कॉलेज आहे त्यांच्या फीज 14 लाख आहे, 15 लाख आहे, तर त्या फीज वेळ होत आहे, तो सर्वात मोठा विषय आहे, तर तो फ्रीशिपमध्ये येऊन जातो, ठीक आहे ना। पण सीट जी आहे ती कॅटेगरीच्या अगेन्स्ट मधली सीट असायला पाहिजे। ओपनची सीट असेल तर कॉलेज फीज मागेलच मागेल। जर तुम्हाला प्रायव्हेट कॉलेजमधली जी सीट आहे, प्रायव्हेट कॉलेजची सीट तुम्हाला गव्हर्नमेंट कोट्यामधून मिळाली, म्हणजे रिझर्वेशनची सीट मिळाली, जी सीट गव्हर्नमेंटला त्यांनी सरेंडर केली आहे, क्लिअर बघा त्याला काय असतं। प्रायव्हेट कॉलेज आहे तर प्रायव्हेट कॉलेजमध्ये फॉर एक्झाम्पल 100 सीट आहे, ओके। आता या 100 सीट पैकी त्यांना काही कोटा हा गव्हर्नमेंटला सरेंडर करावा लागतो, द्यावाच लागतो, ठीक आहे। आता हा कोटा गव्हर्नमेंटला दिल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये पण काही सीट त्या ओपनच्या असतात आणि काही रिझर्वेशनच्या असतात। तर ज्या सीट रिझर्वेशनच्या आहेत तर त्या सीटच्या बिहाफमध्ये पैसे भरायची, फीस भरायची गरज नाही, फीस भरायची गरज फ्रीमध्ये नाही, लक्षात घ्या। कारण की त्याच्यामध्ये समाज कल्याणचा GR आहे,
की तुमची जी ट्युशन फीज आहे तुम्ही म्हणजे कॉलेजनी स्टुडंटकडनं ट्युशन फीज मागू नये. ट्युशन फीज त्यांना समाज कल्याण रिएम्बर्स करेल. कळलं ना? समाज कल्याण नाही, समाज कल्याण त्यांना रिएम्बर्स करेल. तुम्ही स्टुडंटला मागू नका. पण आता याच्यामध्ये प्रॉब्लेम होतो, मोस्ट ऑफ जे आहे कॉलेजेस ते फ्रीमध्ये फीज मागतात. पालक घाबरतात, पॅरेंट्स घाबरतात. त्यांना वाटतं की आपल्या हातातली आपल्या मुलाची सीट जाणार आहे, आपण पैसे भरून टाका. म्हणून पालक पैसे भरून टाकतात, हे मला माहीत आहे. पण पैसे नाही भरले तरी चालेल, सीट तुमची जाणार नाही. असं जर काही झालं, असं जर तुम्हाला कॉलेजेसनी वगैरे कोणी धमकी वगैरे काही दिली, अशा वेळेस तुम्ही समाज कल्याणला कॉन्टॅक्ट करू शकता. नागपूरमध्ये आम्ही आहे, इंगळे साहेब आहे, तुम्ही इंगळे साहेबांना कॉन्टॅक्ट करा. ठीक आहे, मला करण्यापेक्षा सरांना तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता. समाज कल्याण आपल्याला कोऑपरेट करेल. पालकाची इन्कम किती असली तरी चालेल. माझा एक विषय लक्षात घ्या, तुम्ही स्कॉलरशिप आणि फ्रीशिप याच्यामधला एकदा डिफरन्स बघा. काय असतं स्कॉलरशिप म्हणजे काय आणि फ्रीशिप म्हणजे काय? फ्रीशिप म्हणजे पूर्ण ट्युशन फीज वेव, पूर्ण ट्युशन फीज माफ म्हणजे फ्रीशिप. स्कॉलरशिप म्हणजे काय? ट्युशन फीज माफ आणि एक निर्वाह भत्ता म्हणून त्याच्यामध्ये मेंटेनन्स फंड ज्याला आपण म्हणतो, तर तो खूप जास्त नाही आहे, 960 रुपये वगैरे असं काही आहे. तर तो 960 रुपये पर महिन्याला ॲड होतो. म्हणजे 10 महिन्याच्या जवळपास 10,000 ॲड होत असतील. तर 10,000 जर ट्युशन फीजमध्ये ॲड झाली तर ती स्कॉलरशिप बनते. म्हणजे डिफरन्स किती आहे फ्रीशिप आणि स्कॉलरशिपमध्ये? फक्त 10,000चा डिफरन्स आहे. म्हणून घाबरायची गरज नाही. चालेल. फ्रीशिप कॅटेगरी SC ST NT, ठीक आहे, SBC, SC ST VJNT SBC, सॉरी नाही SC ST, सॉरी त्यांना तरी क्लिअर आहे. ठीक आहे, SC ST, ठीक आहे. तर SC ST मध्ये इन्कम किती राहिली तरी फ्रीशिप मध्ये, ठीक आहे ना? ओके, याच्यानंतर मग घेऊ आपण क्वेश्चन आन्सर. सर थोडं बोलतील, नाही तर माझा वेळ चांगला जाईल. ठीक आहे, थँक्यू व्हेरी मच.